नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल और आज मेरे खास मेहमान हैं भाजपा के सबसे विवादास्पद सांसद साक्षी महाराज। स्वागत है आपका। विवाद आपके पीछे पीछे भागते हैं या आप विवादों के पीछे भागते हैं? अब मैं ये समझता ही नहीं कि विवाद मेरे पीछे भागते हैं। मैं तो विवादों के पीछे नहीं भागता, पर आज तक लोग टेढ़ी बातें करते रहे हैं। सीधी बात करने के लिए राहुल जी के सामने बैठा हूं, तो मैं आपका और आपके चैनल का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि सीधी ही बात करेंगे, क्योंकि आपके कई बयान आए जिस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं हुई और उनको जानने समझने की कोशिश मैं इस इंटरव्यू के दौरान करूंगा। सबसे पहले आपका एक बयान आया जिसमें आपने कहा कि ये 4 बीवियों 40 बच्चों की जो प्रथा है इसको रोकने की ज़रूरत है। यह आपने क्यों कहा, क्या सोचा आपने? तो मैंने इसलिए कहा था कि जिस कार्यक्रम में मैं था वो विशुद्ध आध्यात्मिक कार्यक्रम था। हम 500 धर्माचार्य थे। वो किसी राजनीतिक कार्यक्रम की कोई रैली नहीं थी, ना राजनीतिक लोग वहाँ पर थे। हमारे मठ मंदिरों के 500 धर्माचार्य थे और इस चिंता को लेकर चिंतित थे कि हम साधु सन्यासियों का उत्तराधिकारी भी कोई ढूंढने से नहीं मिल रहा। एक कारण ये। दूसरा, जिस तरह से देश की आबादी क्यों नहीं मिल रहा? देश की आबादी उत्तराधिकारी क्यों नहीं मिल रहा? इसलिए मिल रहा है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेंगे? कौन दे देगा? जिसके एक बेटा है वो अपना बेटा अपने लिए रखेगा, हमें दे देगा। तो धर्माचार्य नहीं मिल रहे, इसलिए आपने कहा कि हर औरत को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। उसका केवल इतना ही कारण नहीं था, उसमें एक कारण ये भी था कि हमारी सरकार की और पार्टी की नीति है हम दो हमारे दो। हम जैसे कुछ लोग या हिंदू संगठन हम 2 हमारे 4 या हम 2 हमारे 5। पर इस देश में कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं हम 5 हमारे 25। कुछ लोग ये भी कहते कौन हैं, कहते हैं? कुछ लोग ये भी कहते हैं हम 4 हमारे 40। कौन कहता है? वो सबको पता है। अगर मैं कहूंगा नहीं, मैं तो मैं सांप्रदायिक हो जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं जानता कौन कहता है। आप नहीं जानते कौन कहता है? मैं नहीं जानता कौन कहता है। ये तो सीधी बात है, सीधा सबको पता है कि 5 बीवी 25 बच्चों की बात कौन करता है, 4 बीवी 40 बच्चों की बात कौन करता है। वो ठीक बात है ना, नहीं करना वो ठीक है ना, ये ठीक है। नहीं तो फिर आप मानते हैं कि जो आपने कहा वो ठीक नहीं? ठीक, वो ठीक इसीलिए आवश्यक है इस देश में कोई कानून बने, सबके लिए समान कानून हो। इस देश में 2 तरह के कानून नहीं चलने चाहिए। केवल मैंने इसलिए बात को एक बहस के लिए आपके सबके बीच में छोड़ा था। आपने कहा कि हिंदू परिवारों को हर औरत को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। हाँ, मैंने जरूर कहा। एहसास है आपको कि भारत का क्या होगा? वैसे ही हम चीन से आगे निकल रहे हैं। मैंने राहुल जी जरूर कहा था, और सीधी बात आप पूछ रहे हैं तो सीधा कह रहा हूँ, मैंने कहा था। पर आप लोगों ने उन बातों को इतना उठा दिया और लोग बोलते उन बातों को नहीं आप उठाते। अगर ओबीसी ने कहा कि 15 मिनट का हमें समय मिल जाए तो 100 करोड़ जेल गया था उसके बाद वो। सुनिए ना, याकूब कुरैशी ने कहा जिन लोगों ने पेरिस में इतनी हत्याएं की 51 करोड़ का हम दान देंगे, उसका क्या हुआ? आजम खां साहब ने कहा हमारे पास जो फंड है वो दाऊद का तालिबानी फंड है, उसके लिए क्या हुआ? तो ये बहुत सारी सी बातें हैं। लेकिन मैंने जो कुछ कह दिया, संत होने के नाते धर्माचार्यों के बीच में मेरी पार्टी ने मुझे नोटिस दे दिया। नोटिस मेरी जेब में है, मैं जब चाहूंगा तो उसका उत्तर दे दूंगा। तो मेरे खिलाफ तो कार्रवाई, और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? नहीं, आपको डांट पड़ी क्या अमित शाह से? नहीं, नोटिस मिल गया तो नोटिस मिलना ही बड़ी बात है। डांट तो पार्टी हमारी ऐसी है, वो तालिबानी पार्टी नहीं है, किसी को डांटने पड़ती पार्टी नहीं है। तो डांट पड़ने वाली बात का कोई मतलब नहीं है। लेकिन नोटिस आ गया तो ना पर्याप्त है। भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। कोई 25 पैदा बच्चे करता है, कोई 20 पैदा करता है। आपने कहा कि फॉरेन यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी बिल्कुल तो हमने गुजरात में किया है, राजस्थान में किया है, देश में भी धीरे धीरे हो जाएगा। इतनी जल्दी क्या है आपको? अभी बैठ ही तो पाए हम। आपकी मुलाकात हुई, चर्चा हुई इस पर आपकी मोदी जी से? मोदी जी ने कहा आपको कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे 5 साल? नहीं, तो अभी तो मोदी जी इतना व्यस्त हैं, अभी कहाँ बात हुई। हाउस चलेगा तो मोदी जी साथ बैठ के, पार्टी साथ बैठ के बात करेंगे। आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन पार्टी आपकी सुन नहीं रही। क्यों नहीं सुन रही पार्टी? तो फिर कहाँ गया यूनिफॉर्म सिविल कोड का एजेंडा? ऐसा नहीं है, ये इतनी जल्दी ये सब कार्य नहीं होते हैं राहुल जी। ये कोई छोटा सा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। इस देश में जब भारत आजाद हुआ था तब 2 कानून बनाने की आवश्यकता थी। जो जिस तरीके से परिस्थितियां हैं उसको अगर बदलने की कोशिश की जाती है तो आपको भी एहसास है इस बात का कि बहुत तकलीफ? इसीलिए तो मोदी जी सबका विकास सबका साथ, सभी समुदाय के लोगों को पहले यह समझाना चाहते हैं कि हम सबका विकास सबका साथ, भारत का विकास, भारत को एक सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। और इस देश में मोदी जी जो कुछ भी करना चाहते हैं वो सबके सहयोग से, सहमति से करना चाहते हैं।
मोदी जी और संविधान के हिसाब से देश चलेगा, केवल साक्षी महाराज के हिसाब से नहीं चलने वाला, या हम धर्माचार्य जो सोचते हैं या कोई हिंदू संगठन सोचता है, सोच अपनी अपनी हो सकती है। देश इस वक्त आपको देख रहा है, आप आज तक के कैमरे पे हैं, हमारे चैनल को जितना लोग देखते हैं उससे ज़्यादा किसी चैनल को नहीं देखा जाता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ साक्षी महाराज जी, क्या आपको अफसोस है इस बात मुझे पार्टी ने नोटिस दिया है, मैं नोटिस का उत्तर दूंगा, मेरे सवाल का जवाब लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मैंने अफसोस वाला कोई काम किया, तो अफसोस में करेंगे। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि आपने गलत मेरे किया? दिल में अफसोस वाली कोई बात नहीं है, तो मैं अफसोस काहे का जाहिर करूंगा। पार्टी नोटिस दिया, पार्टी को मैं स्पष्टीकरण दूंगा, पार्टी मेरे स्पष्टीकरण से क्या करेंगे? पार्टी में मैं जो दूंगा, मुझे बताया कि पार्टी मेरे स्पष्टीकरण से संतुष्ट हो जाएगी। नहीं चलिए, पार्टी को स्पष्टीकरण अलग, लेकिन देश के कई सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने ये सोचा कि धर्माचार्य साक्षी महाराज इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं। देश का जो नोटिस है उसके जवाब में मुझे लगता है देश अच्छी तरह समझ रहा है, देश के लोग मेरे संपर्क में हैं, कहाँ से अच्छाई आ रही है, कहाँ से बुराई आ रही है, देश क्या कह रहा है। इसलिए मैं इस बिंदु को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, पर मुझे लगता है कि देश में इसका क्या रिएक्शन है मेरे प्रति, तो मैं उसे अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। तो आपके हिसाब से आपकी तारीफ हो रही है? तो मुझे तो जो कहना था मैंने कह ही दिया, उसके कारण मुझे नोटिस मिल गया, नोटिस का मैं जवाब दूंगा। अब मुझे फांसी पे चढ़वाने वाले हैं क्या? इस बात को इतना काहे को बढ़ाना चाहते हैं? अगर आपके इरादे फांसी में भी चढ़वाने के लिए तैयार हों, तो मैंने प्रारंभ में भी कहा था, मैं तो भगत सिंह की लाइन में अपना नाम लिखाने के लिए आया हूं, फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई परेशानी। ये सब बयान आप यूपी इलेक्शंस पर नजर रखते हुए कर रहे हैं कि किसी तरीके से अब से लेके 2017 तक यूपी का जो सांप्रदायिक माहौल है वो पोलराइज हो जाए? नहीं, यूपी को लेकर के मैं ये सब बातें नहीं कर रहा, मैं इस देश को लेकर कर रहा हूँ। आपको शायद जानकारी नहीं है, हमारे जो पुरखा थे वो भारत विभाजन से पहले पाकिस्तान में रहते थे, और पाकिस्तान में गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट है, उसके में मुरलीवाला है, उसके पास कोटना का एक जगह थी, वहाँ हमारा मठ था। तो वहाँ के दंश को हमने सहन किया है, वहाँ से हमारे लोग यहाँ आए हैं। हमारी चिंता ये है कि यहाँ पर किसी प्रकार की इस देश में फिर गड़बड़ी न हो। जो पेरिस में हुआ है वो हिंदुस्तान में न हो, जो पेशावर में हुआ है वो हिंदुस्तान में न हो। हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर इस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, तो दोनों भाई मिलकर के लड़ें। ये विदेशी शक्तियाँ यहाँ पर जो गड़बड़ करने का प्रयास करती हैं वो गड़बड़ न करें, यहाँ के लोग मिलजुल करके रहें। हमारा प्रयास ये है, हमारा प्रयास किसी का अपमान करने का, किसी को कष्ट देने का, किसी का दिल दुखाने का, किसी के मजहब के ऊपर उंगली उठाने का, ये हमारा कोई प्रयास नहीं। क्या आप हर मुसलमान को खतरा मानते हैं इस देश? नहीं, मैं कतई नहीं मानता। जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान की राष्ट्रीयता पर हमें कोई शक नहीं है, मैं भी मानता हूं कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर देश की आज़ादी लड़े थे, तो हमें भी किसी पर शक नहीं है। पर वो लोग जो विदेशी ताकतों के आधार पर इस देश में चलते हैं वो देश के लिए खतरा है, वो विश्व के लिए खतरा है। उनको सरकार भी चिन्हित कर रही है, उनका सब पता चलता जा रहा है। तो ऐसे लोगों के हम खिलाफ हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ में मुस्लिम समाज के भी लोग हैं। ऐसा नहीं कि मैं अकेला ऐसे लोगों के खिलाफ में। कई लोगों को ऐसा लगता है कि इस तरह के भड़काऊ बयान से या इस तरह के सांप्रदायिक बयान से देश में जो इस वक्त सौहार्द है, जिस देश में इस वक्त जो दोनों समुदायों के बीच में चैन है, अमन है, उसमें दरार पड़ती है। मुझे लगता है ये 4 बच्चे का बयान मैंने गलती से दे भी दिया, इससे देश कहाँ टूट रहा है? इससे मुसलमान तो नहीं भड़का, ये परेशानी आप लोगों को ज़्यादा हुई। एक भी मुसलमान का कहीं किसी प्रकार का रिएक्शन इसके प्रति नहीं आया, जिसके लिए पूरा मीडिया और सेकुलरवादी लोग जो अपने को सेकुलर तथाकथित समझते हैं, देश टूट जाएगा। असल में बात यह है राहुल जी, मोदी जी ने विकास के सारे एजेंडे अख्तियार कर लिए। हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी के पास मोदी पर उंगली उठाने की कहीं कोई गुंजाइश रह नहीं गई है। अब मोदी सबका विकास सबका साथ लेके चल रहे हैं, हिंदू भी साथ है, सिख भी साथ है, मुसलमान भी बहुत जोर से मोदी के साथ चल रहा है। तो केवल विरोधी ढूंढ रहे हैं, साक्षी महाराज कुछ बोल दें, साध्वी निरंजन ज्योति कुछ बोल दें, योगी आदित्यनाथ कुछ बोल दें, तो इन बाबाओं के बोल को लेकर मोदी को घेरना चाहते हैं। ये जनता अच्छी तरह से जानती है कि मोदी जी ने इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त और कांग्रेस मुक्त करने का संकल्प लिया है, इसलिए सारे के सारे राजनीतिक बौखला गए हैं और मोदी जी पर कोई आरोप लगा नहीं सकते। तो साक्षी जी के माध्यम से मोदी जी को घेरने का एक कुप्रयास करते हैं, वो कुप्रयास चल नहीं सकता, क्योंकि हम मोदी जी के सच्चे सिपाही हैं। मोदी जी अगर हमसे गर्दन मांगेंगे तो मोदी जी के चरणों में गर्दन चढ़ाने वाले आदमी इस राष्ट्र के लिए हैं। मोदी की इच्छा के विपरीत एक कदम भी हम चलने वाले नहीं हैं। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि मोदी विकास की बात करते हैं और उनके विकास को एजेंडे को डीरेल करते हैं। आप
नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी विकास की बात करते हैं, मोदी के साथ 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 बढ़ते हैं, आगे आगे चलते हैं मोदी के एजेंडे को ही। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम जब आधा घंटे का 1 घंटे का भाषण करते हैं और उसमें पूरा मोदी जी का गुणगान करते हैं, मोदी जी की योजनाएं बताते हैं, सरकार की योजनाएं बताते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना बताते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना बताते हैं, इतने छोटे से कार्यकाल में 10 बार डीजल पेट्रोल के दाम कम हो गए वो बताते हैं, महंगाई नीचे आ गई ये बताते हैं, ये मीडिया वाले नहीं दिखाते। मीडिया वाले साक्षी महाराज ने 4 बच्चे की बात कह दी, देश बट जाएगा, इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति सही माने में देश के बांटने की बात करता है तो उस पर मीडिया ध्यान नहीं देती। मुझे नहीं लगता राहुल जी इस देश की मीडिया को क्या हो गया, मेरी समझ में नहीं। आप एक सीधी बात करने वाले आए, मैं आपका आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा। आप देख रहे हैं सीधी बात। साक्षी महाराज हमारे साथ हैं। नथुराम गोडसे कौन था? नथुराम गोडसे एक वो व्यक्ति था जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। तो देशभक्त था या महात्मा का हत्यारा? महात्मा गांधी हत्या की तो हत्यारा ही था। देशभक्त भी था ना? देशभक्त, कुछ लोग उसे देशभक्त मानते हैं। आप क्या मानते हैं? महात्मा गांधी की हत्या की तो हत्यारा ही था। नहीं, आपने कहा कि वो एक देशभक्त वही था। मैं कहना क्यों? वही मैं कहना चाहता हूं जिसे आप सीधी बात को सुनना नहीं चाहते। मुझे जबरदस्ती एक मैडम ने कहा कि महाराष्ट्र में नाथूराम गोडसे का शौर्य दिवस मनाया जा रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा मैडम मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। बोले कुछ तो कहना ही पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं कहूँगा। तो मैंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नाथूराम गोडसे राष्ट्रभक्त है तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ तो लोग पत्थर को भगवान मानते हैं। तो सारी बात छोड़ करके कुछ लोग ये मानते हैं कि नाथूराम गोडसे राष्ट्रभक्त है और साक्षी महाराज नीचे लिख करके वो मैसेज सारी का चला दिया। मुझे 25 मिनट में जानकारी हो गई और 25 मिनट में मैं गया और तुरंत जाके मैंने उसका खंडन किया और वेंकैया नायडू से कहा कि ऐसे ऐसे मेरे मुंह से निकला है, तुरंत खंडन करके आया हूँ। बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। क्योंकि मेरे पास 1998 का प्रोफेसर राजेंद्र सिंह का बयान है जो कि उस वक्त के आरएसएस प्रमुख थे। वही मुझे राजनीति में लाए थे कि गोडसे अखंड भारत चाहता था। उसकी जो सोच थी वो अच्छी थी, क्योंकि कई लोग, जो आपने कहा ना कई लोग ऐसे हैं, उनमें से कई लोग तो आरएसएस में ही, और आरएसएस को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं, आरएसएस तो हमारे माता पिता हैं, हमारे अभिभावक है आरएसएस। आरएसएस में भगवान के अवतार के रूप में प्रकट हुआ है। अगर आरएसएस ये देश में न होता तो देश बर्बाद हो गया पर होता। आप ये मानेंगे कि आरएसएस में एक तबका, मैं नहीं कह रहा कि सब लोग, लेकिन एक तबका ऐसा है जो मानता है कि गोडसे देशभक्त था? उनके बयान पर टिप्पणी करने लगूं तो मैं समझता हूं ये संघ के साथ में अन्याय हो जाएगा। तो मैं क्षमा चाहूंगा कि आरएसएस के बारे में मैं सम्मान करता हूं और मुझे गौरव है, मेरा सौभाग्य है, मैं उस एक संगठन का सदस्य हूं, उसके बारे में टिप्पणी करने का मुझे कोई अधिकार नहीं। मेरा सवाल यह है कि क्या आप ये कहेंगे कि नाथूराम गोडसे हत्यारा और देशद्रोह था? मैंने दोनों तरह से गोडसे को पढ़ा है। महात्मा गांधी की हत्या की थी, इसलिए नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का हत्यारा है। मैं तो मान ही नहीं सकता राष्ट्रभक्त। राष्ट्रभक्त नहीं मानते? कैसे मान पाऊंगा? मैं सत्ता में हूं, मैं सरकार में हूं, मैं मोदी जी के साथ हूं, मैं सरकार में हूं, मैं महात्मा गांधी का पुजारी हूं। अगर आप सत्ता में नहीं होते तब आप मान लेते, तब परहेज नहीं होता, क्योंकि आपकी खुद की सोच ही है। बिल्कुल, सत्ता में न होते तो सोचना नहीं पड़ता हमको कुछ। जिन किताबों को आपने पढ़ा है उनको पढ़ने के बाद दिल से आपको ये लगता है कि उनमें एक सोच अलग भी थी, एक देशभक्ति की भावना थी नाथूराम गोडसे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये सोच भी उसके अंदर थी। उनने अपराध किया, महात्मा गांधी की हत्या की, इसलिए हत्यारे थे, उसका परिणाम उसे भोगना पड़ा, वो फांसी पर चढ़े। पर उस व्यक्ति के दिल में राष्ट्र के प्रति प्रेम भी था, इसे नकारा नहीं जा सकता। प्रेम कैसा प्रेम जो कि फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी की हत्या में खत्म हो? आप इसको देशद्रोह क्यों नहीं कह सकते? आपको देशद्रोही कहने में इतना परहेज क्यों हो रहा है? मुझे पता है महात्मा गांधी की हत्या की तो हत्यारा था, उसके कारण उसको फांसी हो गई, बात खत्म हो गई। मैं बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार हूँ महात्मा गांधी परम पूज्य देश के राष्ट्रपिता हैं, उनके कारण देश आज़ाद हुआ है, उनके सपनों का ये भारत है और मोदी जी उनके ही सपनों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम मोदी जी के छोटे सिपाही हैं, उन्हीं आदर्शों पर चलकर आगे भारत का निर्माण करना है। तो हम महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, गोडसे के सपनों का भारत नहीं बनाना चाहते। अच्छा, ये बताएं, आपने कहा कि ये साधु संतों ने बयान दिया, योगी आदित्यनाथ हुए, अभी साध्वी निरंजन ज्योति का बयान आया। आपको लगता है कि जो धर्माचार्य हैं, साधु संत हैं, इस तरह के बयान? मुझे लगता है असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
21वीं सदी में भारतवर्ष विश्व का मार्गदर्शन करने की तैयारी में है माननीय मोदी जी। आपको लगता है के ऐसा नेतृत्व होगा? में बिल्कुल ऐसा होगा। सबका विकास, सबका साथ, एक बहुत अच्छा रास्ता माननीय मोदी जी ने पकड़ा है। और मुझे लगता है मोदी जी भारत के भाग्य विधाता हैं, हम सबके भाग्य विधाता हैं। और कभी कभी तो मुझे लगता है मोदी व्यक्ति नहीं है, सारी देवी शक्तियां आके मोदी जी के अंदर बैठ गई हैं। मोदी जो कुछ कर रहे हैं वो व्यक्ति नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। तो कई बार लोगों को लगता है कि मोदी हैं क्या, समझ में नहीं आता। मैं अपने चुनाव में कहा करता था महादेव की माया है, घर घर मोदी छाया है। तो साक्षी महाराज जी, ये आजम खान कह रहे हैं कि उन्नाव में नदी में जो तमाम लाशें मिली हैं वो आपकी करतूत है। हमारे पुराने मित्र हैं, मैं क्या कहूँ अपने मित्रों के बारे में। दोस्त हैं आपके मेरी आजम खान। किस्मत के फूल हैं ये लोग, जब भी देते हैं जख्म देते हैं इस देश को, किस कदर भी असूल हैं ये लोग। ये वही आजम खां हैं जो भारत माता को डायन कहते हैं। ये वही आजम खां हैं जब पत्रकार पूछते हैं जन्मदिन के लिए पैसा कहाँ से आता है, तो दाऊद का फंड है, तालिबानी फंड है। बिना हिचक के जब वो तालिबानी फंड और दाऊद के फंड की बात करते हैं तो जीभ नहीं गिर जाती। ये वही आजम खां हैं। इंदिरा गांधी जी ने कहा था आरएसएस की राष्ट्रीयता पर कोई शक नहीं कर सकता। उस आरएसएस को ये तालिबानी संगठन कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया है कि हम एक भी लाश को गंगा में प्रवाहित नहीं करेंगे। आपको याद होगा राहुल जी, ये 200-250 लाशें गंगा में कैसे गिर गईं? कहाँ थी सरकार, कहाँ था प्रशासन, क्या हो रहा था उत्तर प्रदेश में? अब आजम खां साहब ये कहते हैं साक्षी महाराज ट्रकों में भर के लाशों को लेके आए। मैं अपने मित्र से कहना चाहूँगा, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं है? कोई आदमी ट्रकों में लाशें भर के घूमता फिरेगा और सरकार को कुछ पता ही नहीं चलेगा? पर मुझे लगता है कि ऊट पटांग ये बयान आजम खां साहब इसलिए देते हैं, उन्हें एक बहुत बड़ी टीस है। वो सोच रहे थे मुलायम सिंह के बाद मुख्यमंत्री आजम खां इस देश के प्रदेश के बनेंगे। वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वो कभी बनेंगे नहीं। तो वो काम करते रहते हैं जिससे अखिलेश कमजोर होते रहे। मैं आजम खां के ऊपर 100 करोड़ का दावा ठोकने वाला हूं, मानहानि का। उन्हें पता चलेगा कि झूठ कैसे बोला जाता है। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। तो ये थी साक्षी महाराज से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sp@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।